हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विचार बॉक्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लास एक्टिविटी हम करेंगे, एमसीक्यूज़, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, डिमांड के बारे में, इस पूरे चैप्टर के बारे में। हम ऑलरेडी ये सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसके हमारे 5 वीडियोज़ हैं, अलग अलग पार्ट्स है, जिसमें हमने डिमांड को समझा, उसका मीनिंग समझा, उसके डिटर्मिनेंट समझे, थ्योरी समझी, उसके बाद एक्सेप्शंस करे हैं, लॉ ऑफ डिमांड करी है हमने, उसका डिमांड स्केड्यूल समझा अच्छे से, डायग्राम्स करे, कर्व्स करे, और क्या रीजंस एट वो डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, ये सब हम अच्छे से कर चुके हैं। इसमें कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास एक्टिविटी रहने वाली है, एमसीक्यूज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इनमें से आपको पक्का 1 या 2 आपके एग्ज़ाम में दिखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट दिस एक्टिविटी। तो एमसीक्यूज़ में जो पहला क्वेश्चन है इसे देखिए, समझते हैं क्या मतलब है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। इसे अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं, एक एक ऑप्शन को देखेंगे, क्या ये सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। हम बिल्कुल ट्राई करेंगे आपको एकदम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ आए। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला, एज प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। क्या यह सही है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्या क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ती है। हमारा लॉ तो ये नहीं कहता, दैट मीन्स इट इज रियल रॉन्ग है। एज प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। जब प्राइस गिरता है तो क्या क्वांटिटी डिमांड भी गिरती है। नहीं, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है भी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो गिरनी चाहिए, या प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़नी चाहिए। तो मतलब सेकंड ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, ये भी गलत है। फोर्थ देखते हैं, इट एक्सप्लेन्स व्हाई द डिमांड शिफ्ट। क्या लॉ ऑफ डिमांड कब हमें बताता है, या लॉ ऑफ डिमांड बताता है भी ये डिमांड कब शिफ्ट क्यों हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो सकता है। हम सी पे जाते हैं। सी क्या कह रहा है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है भी अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, और अगर पहली चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ रही है। यही यहाँ पे मतलब है भी अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, और प्राइस गिर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ इन चारों में सी ऑप्शन मोस्ट सुटेबल एंड ट्रू है, तो हम सी को टिक करेंगे। क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द अजम्पशन स्टेरस पैरिबस इन द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स। स्टेरस पैरिबस का क्या मतलब है, इसका हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। स्टेरस पैरिबस का मतलब है जो मेरे बाकी फैक्टर्स हैं प्राइस के अलावा, उन सबको मुझे कांस्टेंट रखना है, जो मुझे डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं या डिटरमाइन कर रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। नहीं, हम प्राइस को नहीं छेड़ सकते। स्टेरस पैरिबस में प्राइस को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें चेंज, उनको कांस्टेंट लेना है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस नहीं रहेगा। क्वांटिटी डिमांड चेंजेस, ये भी नहीं आएगा। ओनली इनकम ऑफ कंज्यूमर चेंजेस, नो। इसमें क्या है, ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन कांस्टेंट। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है इसका, तो इसको हम टिक करेंगे। लेट्स मूव थर्ड। इफ प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द टी विल। अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो जो टी की क्वांटिटी डिमांड है उस पर क्या चेंज आएगा। इसने साथ में बोला है ये सब्सटीट्यूट गुड है, मतलब कॉफी एंड टी आर सब्सटीट्यूट गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब है जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं। अब इसने हमें क्या कंडीशन दी है, अभी जो प्राइस है कॉफी का वो बढ़ गया, तो हम इसमें एक चीज देख सकते हैं, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ेगा तो जो लोग कॉफी पीते हैं, जो लोग कॉफी की क्वांटिटी डिमांड या जो कॉफी की डिमांड करते हैं, उनको कॉफी महंगी लगना शुरू हो जाएगी, तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, टी पे। तो कॉफी का प्राइस बढ़ने से जो टी की क्वांटिटी डिमांड है वहां पे जो कंज्यूमर्स ऐड हो गए, दैट मीन्स क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर इंक्रीज होना चाहिए, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। मतलब ऐसा क्या डिटर्मिनेंट
इनमें से कौन है जो मेरी डिमांड को डिटरमाइन नहीं करता या डिटर्मिनेंट का पार्ट नहीं है? जो मेरी क्वांटिटी डिमांड है उसको कौन कौन फैक्टर्स बनाते हैं या उनको उसको डिटरमाइन करते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस से ही तो क्वांटिटी डिमांड चलती है, दैट मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी तो बिल्कुल डिटरमाइन करता है, तो ये नॉट नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर तो बहुत जरूरी है, इनकम होगी तभी क्वांटिटी डिमांड हो पाएगी, दैट मीन्स ये भी इसका आंसर नहीं है। देन है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी डिटर्मिनेंट्स का पार्ट है, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी नहीं होगा। दैट नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका आंसर क्या रहेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, a rightward shift in the demand curve for a product could be caused by, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको समझते हैं। वो कह रहा है अभी राइटवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड कर्व में। ये मेरी एक डिमांड कर्व है, यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांड। तो ये कुछ प्राइस था, ये क्वांटिटी डिमांड थी, यहाँ पे मिलके एक मेरी डिमांड कर्व बनती है जो है D एंड D1। अब वो कह रहा है भी ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है जी प्राइस तो सेम रहा, प्राइस तो सेम रहा, लेकिन मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ गई। दैट मीन्स वो Q1 से Q2 हो चुकी है, यहाँ हो चुकी है। तो अब जो मेरी D है, जो डिमांड कर्व है वो यहाँ बन चुकी है, D2 D3, इस लाइन का नाम है D2 D3। वो कह रहा है भी ये जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है। राइटवर्ड शिफ्ट कब होती है? प्राइस तो सेम रहता है लेकिन क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स की वजह से या अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से। तो एक एक पॉइंट देखते हैं। पहला कह रहा है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट के लिए प्राइस में तो कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए, प्राइस तो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, अ डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम फॉर अ नॉर्मल गुड, हम नॉर्मल गुड की बात करें यहाँ पे, गिवन और इन्फीरियर की नहीं। अ डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, अगर कंज्यूमर इनकम कम हो जाएगी, प्राइस तो सेम है ठीक है, अगर कंज्यूमर इनकम कम हो जाएगी तो अगर ये पहले डिमांड कर्व थी, अब वो डिमांड कम करेगा। कंज्यूमर की अगर इनकम कम होती है तो वो डिमांड को कम कर देता है, तो अगर डिमांड कम होएगी तो वो तो लेफ्टवर्ड मूव होना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए, राइटवर्ड शिफ्ट तो नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स ये पॉइंट भी गलत है। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ गया, दैट मीन्स अगर मेरा प्रोडक्ट पेट्रोल मेरा प्रोडक्ट अगर कार है तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो कार की जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगी। अगर डिमांड कम हो जाएगी दैट मीन्स ये तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी गलत है। चौथा देखते हैं, एन इंक्रीज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट, मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है उसके लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ गया कंज्यूमर का। अगर कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा, प्राइस तो सेम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी। तो प्राइस सेम है, क्वांटिटी डिमांड D1 से D2 हो चुकी है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरी जो डिमांड कब है वो राइटवर्ड शिफ्ट होती है, दैट मीन्स D ऑप्शन इज करेक्ट। होप ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में कौन सी एक्सेप्शन है? नॉर्मल, इन्फीरियर, नेसेसिटी या गिफन। गिफन गुड हमारा बिल्कुल पहला ही पॉइंट था जब हमने एक्सेप्शंस को पढ़ा है, वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से समझा है इसको, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आंसर इज गिफन गुड्स, ठीक है, गिफन गुड्स, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड को। क्यों? मेरा लॉ ऑफ डिमांड कहता है अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरनी चाहिए और प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़नी चाहिए, लेकिन गिफन गुड इसको फॉलो नहीं करता, दैट मीन्स वो एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट देखिए, when there is movement along the demand curve it indicates a change in, किस में चेंज इन बताता है? अगर मेरा जो मूवमेंट है, आप देखिए ये एक डिमांड कर्व है, सॉरी ये when there is a movement along the demand curve it indicates a change in। अब आप देखिए पहले ये एक है
डिमांड का, ये है प्राइस, ये क्वांटिटी, ये एक डिमांड कर्व है। वो कह रहा है इस डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रही है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी, या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है या अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। वो कह रहा है इसी डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट हो रही है, तो किस चीज़ में चेंज आएगा? इनकम ऑफ द कंज्यूमर में? नहीं, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर में चेंज आएगा तो इसके ऊपर मूवमेंट नहीं होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर एक डिटर्मिनेंट का पार्ट है, और अगर इसमें चेंज आएगा तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड कर्व में, इसके ऊपर मूवमेंट नहीं होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी इसी का पार्ट है, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी इसी का पार्ट है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, अगर डिमांड कर्व के ऊपर ही मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स किस में चेंज आ रहा है? क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है। यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस में क्वांटिटी डिमांड इज द अप्रोप्रिएट आंसर, तो इसलिए हम इसको टिक करते हैं। होप ये पॉइंट क्लियर होगा। डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जी, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द कार्स विल लाइकली। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो जो डिमांड है कार्स की डिमांड में क्या फ़र्क आएगा? अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो क्या रहेगा? अगर पेट्रोल बढ़ेगा तो लोग कार की डिमांड को ऑब्वियसली कम करेंगे, बढ़ाएंगे तो नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, डिक्रीज। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? अभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, वेरी सिंपल। एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री विल जनरली लीड्स टू। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो भी बढ़ेगी। इसमें हम एक बार प्राइस को चाहे कांस्टेंट भी रख सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला, अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में वो कह रहा है भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा। देखते हैं क्या ये पॉइंट सही है। ये मेरी डिमांड कर्व है, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांड, ये मेरी क्वांटिटी डिमांड है। वो कह रहा है भी पॉपुलेशन बढ़ी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा, प्राइस में कुछ चेंज नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट नहीं आ सकता। दैट मीन्स ये पॉइंट गलत है। नेक्स्ट वो बोल रहा है, सी पॉइंट देख लेते हैं पहले। एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व तभी पॉसिबल है अगर प्राइस में चेंज आता है। डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट रहना पड़ता है। इस सी एंड डी पॉइंट के लिए प्राइस को चेंज होना पड़ता है, लेकिन इसमें प्राइस का कोई उन्होंने नहीं बताया, सिर्फ डिटर्मिनेंट को चेंज करा है। दैट मीन सी एंड डी ऑप्शन भी हम टिक नहीं करेंगे। ए भी नहीं था, बी चेक करते हैं। वो बोल रहा है राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। बिल्कुल सही, क्योंकि प्राइस तो सेम है। पॉपुलेशन के बढ़ने से जो मेरी क्वांटिटी डिमांड जो डी थी वो अब D1 हो चुकी है। तो पहले ये यहाँ पे मिलते थे, अब ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड यहाँ मिल रहे हैं, तो ये डिमांड कर्व यहाँ बनेगी। दैट मीन्स राइटवर्ड शिफ्ट आ चुका है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द मेन रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। मेरा जो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेटिंग है वो किसकी वजह से है? लॉ ऑफ डिमांड किसकी वजह से? अगर प्राइस बढ़ता है और क्वांटिटी डिमांड कम होती है। इसके हमने 5-6 रीजंस पढ़े थे, जिसमें सबसे मेन रीजन क्या है? ये एक इन्वर्स रिलेशन है, तो इसका आंसर आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको आप बहुत अगर पढ़ना चाहते हो डिटेल में तो इसकी ऑलरेडी वीडियो है जिसमें हमने रीजंस पढ़े हैं। रीजंस वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हमने ये पूरा एक लेक्चर है इस पे, आप ये समझ सकते हैं भी ये जो पूरी डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड ही क्यों होती है, इसके डिफरेंट रीजंस है। उसी की वजह से जो मेरा लॉ ऑफ डिमांड है वो प्रॉपर ऑपरेट कर पाता है। तो आंसर है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। होप आपको ये क्लियर रहा होगा। हमारा क्लास एक्टिविटी भी रही, MCQs रहे, हमने सारे टॉपिक्स बहुत थॉरोली पढ़े हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक आपको डिफरेंट वीडियोस के अंदर मिलेगा डिटेल्ड। आपको सब कुछ पोस्टेड है चैनल पे, आप देखिए, समझिए, कुछ डाउट आता है पूछिए। कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। And thank you so much for watching the video. Do subscribe the channel, like the video, and thank you so much.